मैडम ये समझ लीजिए 17 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते करते। हमारे कुछ साथी तो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ जो है बूढ़े हो गए जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अब तक किराए के मकान में रह रहा हूँ, ये आप समझिए 17 साल बाद। ठीक है। और खाली ये मकान का मसला नहीं है, सवाल ये भी है कि उसके अंदर हमने कितने अदालतों के चक्कर काटे, कितना समय बर्बाद किया है, कितनी नाउम्मीदी, कितनी हताशा है। ठीक है। और जिसका पैसा एज एंड यूजर मैं बता रहा हूँ, जो मेरा पैसा चला गया वो अब कभी इतना नहीं हो पाता मिडिल क्लास के पास कि मैं दोबारा इकट्ठा करके कहीं और लगा लूँ। कहते हैं जितना बड़ा नाम, काम उतने ही छोटे और दर्शन उतने ही छोटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खबरें, मैं हूं रुशाली। इस वक्त जो है हम अंधेरी में मौजूद है। हालांकि हम आए दिन आपको रीडेवलपमेंट के अलग अलग इश्यूज आपको दिखाते रहते हैं। कन्वेंस का इशू हो, डी कन्वेंस का इशू हो, 7/12 हो, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हम आपको आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन एक अनोखा केस जो है हमें अंधेरी में जो है नजर आया है कि यहाँ पर पिछले 2005 से किस तरह से, मैंने आपको अपने लाइव में बताया किस तरह से लोग परेशान हैं और लोगों ने अपने सपनों का घर सजाने के लिए जो पैसे दिए हैं उसके लिए वो पिछले कई सालों से दर दर भटक रहे हैं और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ जो है एडवोकेट मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया है रीडेवलपमेंट के इशू को लेकर, जो कि अभी प्रोजेक्ट नाम दिया गया है रुस्तम जी एलिमेंट। इसका जो पूरा प्रक्रिया है, किस तरह से जजमेंट आने के बाद और किस तरह से जो है इसकी कहानी है, पूरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम एडवोकेट फ्रांसिस कैज़ो है और मैंने इस केस में, ये जब से मेरे पास आई है तब से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 10 सोसाइटीज़ जो थी डी नगर की, उनको जाना था रिडेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने बाकायदा सारा प्रोसीजर फॉलो किया और उसमें सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर हुए वैद्य आकाश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब वैद्य आकाश होने के बाद उनका सारा, उन्होंने अपने हिसाब से जो पैसा भरना पड़ता है म्हाड़ा में, वो सारा पैसा भरा। आईओडीसीसी सब कुछ लेकर आए, प्लिंथ तक काम किया भी। अब होता ऐसा है कि वैद्य आकाश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फंडिंग के लिए एक दूसरे हैं रुस्तम जी करके, रुस्तम जी प्राइवेट लिमिटेड करके, उनको अपने साथ एक एमओयू वगैरह बना उनका। और उस टाइम पे उन्होंने बोला ठीक है, हम उसको आगे फंडिंग करेंगे, हम आगे बढ़े। कि रुस्तम जी ने अचानक थोड़े फंड्स दिए और थोड़े फंड्स के बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है, हम आगे के फंड्स आपको तभी प्रोवाइड करेंगे, जो प्लान है उसमें एक चेंज होना चाहिए। और वो चेंज क्या होना चाहिए, रीसेल की बिल्डिंग है, वो रीसेल की बिल्डिंग रोड की तरफ आनी चाहिए। ओके। और जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी बिल्डिंग जो है ना, वो रिहाब की बिल्डिंग पीछे आनी चाहिए। इस बात की वजह से जो वैद्य आकाश कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया। उन्होंने बोला जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है सोसाइटी के साथ, उसमें ऐसा कोई क्लॉज है नहीं, तो हम ये एक तरह से कोई चेंज करेंगे नहीं। इस वजह से थोड़ा सा इनके बीच में आपस में मन। रुस्तम जी ने जितनी भी सोसाइटीज़ थी, उनके जो कमेटी मेंबर्स थे, मैं नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारे कमेटी मेंबर्स थे, उनको अपने साथ मिलाकर वैद्य आकाश को इस प्रोजेक्ट में से ही बाहर कर दिया। अब उसके बाद क्या था, उस टाइम पे वैद्य आकाश ने एक एफआईआर लॉन्च की थी। जो एग्रीमेंट था वैद्य आकाश और बाकी सोसाइटियों के बीच, वो बना था 31 दिसंबर 2005 को। ओके। उसके बाद उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी सब कुछ, सब 479 मेंबर्स से इंडिविजुअल एग्रीमेंट किया। मतलब जो प्रोसीजर है उस सब को उन्होंने अप्लाई किया। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोसीजर को लैप्स करके किया, सारे प्रोसीजर्स को ड्यूली फॉलो किया। और उनका सिलेक्शन जो हुआ था वो बाकायदा मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही हुआ। देखा कि कुछ रॉन्ग हुआ इनके साथ, तो उन्होंने 2015 में एक एफआईआर लॉन्च की अगेंस्ट रुस्तम जी और बाकी लोगों की। ये एफआईआर जो है वो मार्क हुई इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग। हिज नेम इज बजरंग वासुदेव पराग। उन्होंने इसका डीपली इन्वेस्टिगेशन किया और जब वो आगे अपने वरिष्ठों के पास ये सबमिट किए कि अभी मुझे इसके अंदर काफ़ी एविडेंस है जिसके अंदर मुझे ये जो आरोपी हैं इनको अरेस्ट करना, कि उस केस में एक एसआईटी फॉर्म हो जाती है। बजरंग परब के रिपोर्ट को वो लोग साइड रखते हैं और एक एसआईटी फॉर्म करते हैं। उन्होंने 20 समरी फाइल किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का वेरी क्लियर कहना था कि व्हाट हैपेंड अबाउट द रिपोर्ट ऑफ बजरंग परब।
उन्होंने काफ़ी बार बोला कि बच्चा पर अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने, हाईकोर्ट ने कहा था कि तुम्हें इसमें फाइनल रिपोर्ट फाइल करना है। फाइनल रिपोर्ट का लीगल में नहीं होता है, सीधा चार्जशीट फाइल करनी है। लेकिन इन्होंने इसको लैप्स करके उन्होंने 20 समरी फाइल किया। और वो भी फाइल कहाँ पर किया? उन्होंने फाइल किया एस्प्लेंड कोर्ट में, एस्प्लेंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है, जिसको हम किला कोर्ट कहते हैं। अब किला कोर्ट में जब आया तो उन्होंने ये बात हाई कोर्ट को बताई, तो हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, वहाँ पर फाइल किया। तो उसमें क्या बोला कि ऑलरेडी हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन हमने फाइल किया था, जो इनके पहले एडवोकेट ने किया था। जब मेरे पास ये मैटर बाद में आया, इट वॉज प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल हुआ था उस 20 समरी के अगेंस्ट। और काफ़ी बार इसके बाद 2 मजिस्ट्रेट वहाँ बैठे थे, लेकिन वो सुनवाई हुई नहीं। फिर हम लोग ने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि इसको टाइम बाउंड करो और इसको 30 नवंबर के पहले इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। उस टाइम पे इसकी सुनवाई हुई। ये सुनवाई में मैंने वैद्य आकाश को रिप्रेजेंट किया था, और वैद्य आकाश रिप्रेजेंट बाद वहाँ पर के जो मैजिस्ट्रेट थे, अभिजीत सोलापुरी, जो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा। ये आर्गूमेंट चली कुछ 3 दिन तक। 2 दिन तो मैंने 1.5 घंटे की आर्गूमेंट की थी। हाँ, ये होने के बाद फाइनली हुआ क्या? फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो 20 समरी है जो फाइल की गई है उसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकोनॉमिक्स इंक्स के कमिश्नर को वापस करो और इसके अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल। इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं सीसी। अगर आप सीसी को देखेंगे, ये सीसी जो है ये वैद्य आकाश हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड इनके नाम से दी गई है इन द ईयर 26 जून 2006, ठीक है, जहां पर बाकायदा सिग्नेचर्स है। अगर उसके बाद आप ये वाला सीसी देखेंगे, ये सीसी दी गई है टू मेसन रुस्तम जी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये साइन कभी की गई, इसमें सिग्नेचर्स तो है नहीं, तारीख डाली गई है 2008 की, 2008 की, जबकि ऊपर क्लियर दिख रहा है एप्लीकेशन किया था 2011 में। यानी कि आपने एप्लीकेशन बाद में किया और आपको सीसी जो है पहले मिल गई। इस बात के बारे में ऑनरेबल कोर्ट ने भी काफी हाईलाइट किया है। सर, इतना सब कुछ हुआ है, इसी बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि 300 से ज्यादा लोगों ने वहां पर घर खरीदा है और कई सालों से वो लोग लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं सर, पर उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही एक दर्दनाक पीरियड गुजारा है। अभी तो आप देखेंगे तो ऑलरेडी बिल्डिंग तो बन चुकी है और रुस्तम जी एलिमेंट्स, लेकिन अभी जो इसके अंदर जो कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए हैं, देखिए एज अ एडवोकेट लॉयर मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर जैसे कोर्ट ने कहा है इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे और कोर्ट की जैसे डायरेक्शंस हैं उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, कहते हैं कि एक पुलिस वाला जो है वो कार्रवाई जल्दी नहीं करता है, लेकिन जब आपके केस में ही मैंने सुना है कि वो एक ऑफिसर का नाम जो आप बार बार ले रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन बोलते हैं ना, दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि उस चीज को साइड हटा देते हैं, जो नई चीज होती है उसे ला देते हैं सामने। तो ऐसा भी मामला हमने देखा, तो उस चीज को आप कैसे क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि ये वैसे आप जैसे आपने कहा मेजॉरिटी केसेस में होता है, लेकिन इस केस में जो बजरंग परब साहब थे जिन्होंने आईओडी जिसमें इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर इन्वेस्टिगेशन की। आपको ये जान के खुशी होगी कि जिस टाइम ये आर्गुमेंट हुआ था उस टाइम पे वो कोर्ट में आए थे, एस्प्लेन कोर्ट में, किला कोर्ट में। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ज़रा भी बायस नहीं है, प्योर इन्वेस्टिगेशन है। उनका आगे का प्रमोशन भी डिपार्टमेंट में रुकाया था, उनको आगे बढ़ने दिया था। उनने जो इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट लगाई थी उसको साइडलाइन कर दिया था। लेकिन जब ये बात हाईकोर्ट की नज़र में आई, हर हाईकोर्ट ने मेंशन किया है अपने ऑर्डर्स में कि व्हाट हैपेंड अबाउट द रिपोर्ट ऑफ बजरंग परब, तो इसलिए उन्होंने क्लियर डायरेक्शंस दिए थे। इसलिए जब उन्होंने एस्प्लेन कोर्ट को कहा कि इसको नवंबर के पहले इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए, तो उसको ध्यान में रख के मुझे 100 नहीं 1000% का विश्वास है कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसके अंदर आरोपी है उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होके आगे की कार्रवाई अवश्य होगी। मैडम, मेरा नाम मुदस्सिर अलीम है
मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, जब हमने ये फ्लैट बुक किया था। ठीक है, इस फ्लैट के बुक करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इसमें सोसाइटी ने और बिल्डर ने मिलके, जो कि रुस्तम जी थे, उन्होंने मिलके इसमें हमें बाहर कर दिया। तो हम अदालतों में गए। बाद में एक अदालत ने ही एक ईओडब्ल्यू ने एक इंक्वायरी शुरू की श्री बजरंग पराब के अधीन। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उस सब रिपोर्ट को लेके हम कोर्ट में गए। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, रिकमेंड किया था कि इनको जो है कार्रवाई की जाए रुस्तम जी के खिलाफ भी और मिस्टर वैद्य आकाशी पांडेगर जी के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ बोला था। लेकिन वहाँ पर एक तरफा कार्रवाई हुई और रुस्तम जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम उस कोर्ट में गए, माननीय हाई कोर्ट में गए, तो माननीय हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। लेकिन उस पर फिर जो था ईओडब्ल्यू ने कहा कि हम इस पर एसआईटी बिठाएंगे। एसआईटी बिठाई, एसआईटी ने कुछ भी नहीं करा और एक 20 समरी डाल दी कोर्ट में, किला कोर्ट में। 5 साल के बाद किला कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने उस 20 समरी को रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली और उनसे कहा कि दोबारा से इंक्वायरी करें, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, अभी हमारे लिए उम्मीद है, लेकिन हमारी जिसे कहना चाहिए रिक्वेस्ट है वो ये है कि सिस्टम हमें जो है फेल ना करे बार बार। सिस्टम इस पर त्वरित कार्रवाई करे, ईओडब्ल्यू, और हो सके तो श्री बजरंग पराब जी की रिपोर्ट के ऊपर ही इस पर एक्शन ले। बिकॉज उसके अलावा उन्हीं की रिपोर्ट थी जो कि अब फाइनल हो चुकी है। उसके अगेंस्ट में जो रिपोर्ट ईओडब्ल्यू ने डाली थी उसका तो माननीय न्यायाधीश ने उसको तो बाहर फेंक दिया। ये हमारी उम्मीद है।